मेरे भाइयों, 24 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर गया है पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच हारे हुए। और जब से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारा है, मैं एक तरह के कमेंट इंटरनेट पे पढ़ रहा हूं, लोगों की जो ओपिनियन है। लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है। स्पेशली मेरे ऊपर तो हमेशा लोग बात करने के लिए रेडी होते हैं कि फुरकान भट्टी ने बाबर आजम को दोबारा से कसूरवार ठहरा दिया। सिर्फ बाबर आजम के ऊपर बात की, सलमान अली आगा के ऊपर बात नहीं की, इमाम के ऊपर बात नहीं की, रिजवान के ऊपर बात नहीं की। सिर्फ बाबर आजम ही कसूरवार है। सिर्फ क्या अकेला बाबर आजम है? क्या सिर्फ अकेला बाबर आजम खेल रहे हैं, बाकी क्या करने आ रहे हैं? ये सारी बातें मैं भी पढ़ रहा हूं, मेरे सामने से भी गुजर रही हैं ऑब्वियसली। लेकिन क्या इन लोगों ने थोड़ा सा टाइम लेके वो पूरी वीडियो देखी जिसमें हमने एक एक प्लेयर की बात की है? लेकिन अगर सबसे ज्यादा हमने किसी की बात की है और बिल्कुल वीडियो के शुरू में बात की है, वो कप्तान बाबर आजम के ऊपर की है। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच भी हार जाता है, अल्लाह ना करे, तो फिर भी सबसे ज्यादा जो बात होगी ना, वो बाबर आजम की होगी। क्यों होगी? उसकी दो वजूहात हैं। नंबर वन, वो कप्तान है। नंबर टू, वो टीम का सबसे सीनियर बल्लेबाज है। मैं मानता हूं कि क्रिकेट 11 बंदों का खेल है, यहां पे सबको पार्टिसिपेट करना है। लेकिन एक क्रिकेट की रियलिटी ये भी है कि जो बंदा कप्तान होता है उसको फ्रंट से लीड करना पड़ता है, और जो सबसे सीनियर होता है उसको कभी तो मैच जितवाना पड़ता है। अब आप लोग ना रेडी होते हैं अपने वो ख्याली पुलाव पकाने के बाद कि काश आज ये मैच बाबर आजम अपने बलबूते पे अकेला जितवा दे, और हम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे जिनको लगता है कि बाबर आजम मैच विनर नहीं है। लेकिन कोई 9-10 साल हो गए हैं, आप लोगों को मौका नहीं मिल रहा, तो फिर आप लोगों का गुस्सा तो बनता है। अब हमने ना यहां पे आज पाकिस्तान के कुछ 3-4 प्लेयर्स की बात करनी है, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड आपके सामने मैं रखूंगा कि किस तरह हमारे प्लेयर्स फेल होते हैं प्रेशर की वजह से, स्पेशली दूसरी इनिंग्स में। टेस्ट क्रिकेट में तो सारा प्रेशर ही दूसरी इनिंग्स का भाई। पहली इनिंग्स में तो आप जाके बस बारी लगाते हो, असल में तो आपको दूसरी इनिंग्स में पता लगता है कि आप कितने पानी में हो। लेकिन वीडियो के उस पोर्शन पे जाने से पहले जरा इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि पाकिस्तान जब वेस्ट इंडीज से हारा, जो बहुत ज्यादा गुस्सा मुझ समेत लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के अंदर था, वो सिर्फ इस बात पे था, जो कि स्टिल है, मतलब कोई कमी पेशी मेरे गुस्से में नहीं आई और ना ही आनी चाहिए, कि बाबर आजम आप टेल एंडर्स को पूरा पूरा ओवर खिला रहे हो। चलो इस बात को भी साइड पे कर देते हैं। क्या जीतने के लिए 100-150 चाहिए? एटलीस्ट यू गो फॉर इट। अगर वहां पे बाबर आजम एक दो हिटे मारता हुआ आउट हो जाता तो क्या फर्क पड़ना था? लेकिन पॉजिटिव चीज ये होनी थी कि बाबर आजम ने कोशिश की। अब आप यहां पे ये कह सकते हैं कि अगर बाबर आजम हिट मारता हुआ आउट हो जाता तो फुरकान भट्टी आपने कहना था कि ये विकेट पे टाइम गुजार सकता था, इसको तो बड़ा हिट नहीं मारना चाहिए था। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने हमेशा बाबर आजम की कोशिश को अप्रिशिएट किया। इसका रेफरेंस आपको इसी टेस्ट मैच से मिल जाएगा, जब बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज के स्पिनर वेरिकन को टांग रख के डीप मिड विकेट के ऊपर से शॉट लगाई। तो उस दिन मैंने बड़ी तारीफ की थी बाबर आजम की कि बाबर डोमिनेट करना चाह रहा है स्पिनर को, जो कि माजी में उसकी कमजोरी रही है। फिर पाकिस्तान सुपर लीग में जब छोटे स्टार्ट मिलते थे लेकिन पॉजिटिव दिखता था, रन नहीं आते थे, मैं कोशिश को अप्रिशिएट करता था। तो यहां पे मैं सिर्फ आपको रेफरेंस दे सकता हूं। साबित करने के लिए मेरे पास ना कुछ है, ना मैं इंटरेस्टेड हूं कि मैं अपना पॉइंट ठीक साबित करूं। नंबर वन। नंबर टू, जो क्रिकेट हम देख के बड़े हुए हैं ना, जो हमने 90s में, अर्ली 2000 में क्रिकेट देखी है, उसमें यह होता था कि जब टेल आ गई है तो मेन बैटर सबसे ज्यादा सामना करता है मुश्किल बॉलर्स का। तो जो बातें बाबर आजम के बारे में 2021-22 से मशहूर हैं, और मशहूर नहीं है, सच है, कि वो एक सेल्फिश प्लेयर है, वो आज भी 2026 में बात अपनी जगह पे कायम है। मैंने आपको किसी लाइव सेशन में एक एग्जांपल दी थी, मैं दोबारा बता देता हूं कि नेचर में अभी तक चेंज नहीं आया। यह बात 2012 के दौर की है, जब बाबर आजम अंडर 19 खेल रहे थे। एक मैच में पाकिस्तान को जीतने की पोजीशन पे लाके बाबर ने बारी लगाना शुरू कर दी। उस कोच का मैं अभी नाम नहीं बता सकता, लेकिन हिसाब लगाने वाले पहुंच जाएंगे। उस कोच ने पूरे ड्रेसिंग रूम के सामने, मैच के बाद पाकिस्तान मैच हार गया, बाबर आजम को कहा कि तुमने बड़ी सेल्फिश बारी लगाई है। अगर तुमने पाकिस्तान से खेलना तो अपने अंदर से ये सेल्फिशपन निकालो। उस ड्रेसिंग रूम में 3-4 आपके वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान खेले हैं, उनमें से 2 तो, एक मेरा ख्याल इस टीम में भी है, एक तो है, तो वो गवाह है इस चीज के। और बाबर आजम को मेरा नहीं ख्याल आज तक ये बात भूली होगी कि 2012 में पाकिस्तान अंडर 19 के कोच ने उनको ये कहा था कि तुम बड़ी सेल्फिश बारी लगाते हो। 2021-22 से मैं आपको बता रहा हूं कि ये दूसरे प्लेयर्स को कहते हैं, दोनों भाई बाबर रिजवान, कि तुम मारो मैं खड़ा हूं। मुल्तान सुल्तान्स के ड्रेसिंग रूम में मोहम्मद रिजवान
प्लेयर्स को कहता था मैं बारी लगाऊंगा तुम मारोगे, तू मार मैं खड़ा हूं। तो कोई झुठलाए इस बात को, मतलब प्लेयर्स आके ये बातें करते हैं बिहाइंड द सीन्स, लेकिन मुंह पे इनको इनकी तारीफ करते हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। आज भी कुछ नहीं बदला, सब का सब वैसा ही है। काश बाबर आपने कोशिश की होती, आप जल्दी आउट हो जाते, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन हम यहां पे ये समझते कि हमारा जो नंबर 1 बैटर है उसने एटलीस्ट कोशिश की है मैच जितवाने की, आपकी तरफ से 1 सेकंड के लिए भी कोशिश नहीं की गई। मतलब स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए थी, मैं पाकिस्तान टीम में होता ना, मेरी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए थी कि शान आया ना बैटिंग करने, तो शान खेलता ओवर की एक आधी बॉल, क्योंकि उसकी उंगली टूटी हुई थी। शान ने कोई एहसान नहीं किया उस दिन ग्राउंड में आके। आप पाकिस्तान के लिए खेलते हो, सारी जिंदगी आप ये चूरन बेचते हो कि मैं कौमी हीरो हूं, जबकि 40-50 लाख रुपए माशाल्लाह आप लोगों की तनख्वाहें हैं। ये पता नहीं कौन से कौमी हीरो हैं जो इतने पैसे ले रहे हैं। शान को मैं कंसीडर करता एज ए टेलेंडर, और मैं उससे बात करता, शान तू सिर्फ 1-2 बॉलें सर्वाइव करेगा, मैं चार्ज करूंगा, और टाइम खुला है, 100-150 रन चाहिए, टाइम खुला है। आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है, कड़क धूप निकली हुई है, सिर्फ हमने बारी लगानी है। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। ये कैसे हो सकता है कि मेन बैटर पहली पहली बॉलों पे टूटी उंगली वाले को सिंगल दे रहा है? वहां से मुझे समझ आ गई थी कि जब टेल एंडर आएंगे वो भी पूरा पूरा ओवर खेलेंगे। प्लान क्या था पाकिस्तान टीम का? यहां पे मैं सरफराज अहमद को भी लाना चाहता हूं। क्या सरफराज अहमद ने टेस्ट मैच में हर 3-4 ओवर्स के बाद, ड्रिंक्स ब्रेक तो बाद में होती हैं कोई घंटे 1.5 घंटे के बाद, लेकिन दरमियान में पानी शानी आता रहता है, ग्लव चेंज होते रहते हैं दरमियान में, तो सरफराज कहां पे था? बैटिंग कोच असद शफीक जो कि 3-3 4-4 नौकरियां कर रहे हैं, उन्होंने पैगाम क्यों नहीं पहुंचाया कि शान 3-3 4-4 बॉलें क्यों खेल रहा है? शान को एक आधी बॉल खिलाओ और मेन स्ट्राइक बाबर ले। या ड्रेसिंग रूम में सरफराज और असद के अंदर इतनी जरूरत ही नहीं है कि वो बाबर के आगे बात कर सकें। और अगर ऐसा है तो मैं सरप्राइज नहीं हूं, क्योंकि जब आप शॉर्टकट से कोच बन जाते हैं ना, जैसे सरफराज, आई लव सरफराज यार, मुझे बड़ा पसंद है सरफराज, लेकिन ज्यादती की है सैफी ने, पाकिस्तान का कोच बन गया सीधा, चुप करके नीचे पाकिस्तान के। ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यंगस्टर्स के साथ वो काम कर रहा था, उनको ट्रेन करता, वहां सूट भी करता है सैफी। सैफी ने क्लब लेवल क्रिकेट खेली है, उसको डोमेस्टिक का पता है, वो बच्चों को क्रिकेट सिखाता, लेकिन पाकिस्तान टीम में आ गया। असद शफीक अच्छा प्लेयर था, डिसेंट प्लेयर था, नहीं दिल करता यार इनको क्रिटिसाइज करने का, अच्छे प्लेयर हैं ये, लेकिन आप बैटिंग कोच कैसे बन सकते हो? क्या असद शफीक में इतनी जरूरत होगी कि वो बाबर से बात कर सकें, शान से बात कर सकें, इमाम से बात कर सकें? आई डोंट थिंक सो। आपके सामने ये एक ग्राफिक मौजूद है जो कि क्रिकइन्फो ने आज पोस्ट किया, और इसने सारी सिचुएशन बिल्कुल क्लियर आपके सामने प्रेजेंट कर दी है। ये पाकिस्तान टीम के बैटर्स की एवरेजेस हैं 28 जुलाई 2024 से आज तक, पहली और दूसरी इनिंग्स की। आप देखें इमामुल हक की पहली इनिंग्स में एवरेज है 54, जब उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन दूसरी इनिंग्स में इमाम की एवरेज है 3.5 दूसरी इनिंग्स में इमाम की एवरेज है। अब्दुल्ला शफीक जो कि शायद आपको दूसरे टेस्ट में नजर आए, क्योंकि शान नहीं खेलेगा दूसरा टेस्ट मैच, उंगली में भी फ्रैक्चर है, उनकी 26 की एवरेज है पहली इनिंग्स में, और दूसरी इनिंग्स में 16 की। डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि पहले टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब होंगे तब उन पे बात की जाएगी खुल के। अजान ओवैस यंग बच्चा है, अभी बिल्कुल भी बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुश होता मैं कि अजान ओवैस ने दूसरी इनिंग्स में डट के मुकाबला किया है, क्योंकि दुनिया में जब दूसरे मुल्कों में यंगस्टर आते हैं, जयसवाल वगैरह, वो टेस्ट क्रिकेट में कंट्री को मैचेस जितवाते हैं बारी लगा के, तो खुशी होती। लेकिन मैं अजान ओवैस को भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, यंग बच्चा है, ब्राइट फ्यूचर है इंशाल्लाह। साइम अयूब जिन्होंने अपने साथ बड़ी ज्यादती की है, इतना टैलेंट इनको दिया है अल्लाह ताला ने, लेकिन टैलेंट का गलत इस्तेमाल, ध्यान बट गया, बॉलिंग में चला गया। उस टाइम के कप्तान सलमान अली आगा की भी गलती, माइक हेसन की भी गलती, और साइम की भी गलती, बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक है। लेकिन दूसरी इनिंग्स में 17 की एवरेज, फिर उसके बाद शान मसूद 42 की एवरेज पहली इनिंग्स में, और दूसरी इनिंग्स में 30.5, कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बस ठीक है। शान कर क्या रहा है पिछले कोई 2-3 सालों से? थोड़ी तेज बारी लगाने की कोशिश करता है। आई होप कि ये 100 के बाद जब भी उनको आगे मौका मिले, जो कि प्रोबेबली इंग्लैंड में जाके उनको कहीं भी मौका मिलेगा, क्योंकि अब वो दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, तो वहां पे ये कॉन्फिडेंस वो कैरी कर सकें। अब नीचे इंटरेस्टिंग आप देखें, बाबर आजम की पहली इनिंग्स में 23.8 की एवरेज है, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जब प्रेशर होता है आपके ऊपर, तब बाबर की एवरेज 40 है, इन सबसे ज्यादा। यही हमारा पॉइंट है कि बाबर आजम इस टीम का सबसे मेन बल्लेबाज है। आप माने या ना माने, दिल बाबर आजम का भी करता है, दिल मेरा भी करता है, दिल बाबर आजम के फैंस का भी करता है कि बाबर आजम पाकिस्तान को मैच जितवाए। और ये आप बात इमाम के बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि इमाम के कितने फैंस होंगे, इमाम कितना बड़ा प्लेयर है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, या शान कितना बड़ा प्लेयर है, मतलब ये नॉर्मल प्लेयर है, नॉर्मल कैटेगरी के प्लेयर है, लेकिन बाबर आजम आपकी टीम का फेस है। तो उसको ऐसी सिचुएशन में ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर लेना था, और
टेल एंडर्स को तो बिल्कुल सामने भी नहीं लाना था, क्योंकि ये कर सकता है, इसके अंदर वो चीज है, लेकिन इसका एक मेंटल ब्लॉक है। ये डर जाता है दरमियान में आके कि नहीं यार ये नहीं हो सकेगा, ये नहीं हो सकता। तो शायद बाबर आजम को एक उस्ताद चाहिए पुश करने वाला कि नहीं यार तुम करोगे, तुम कर सकते हो। और अब मतलब क्रिकेट एक आखिरी फेज में दाखिल हो रही है बाबर आजम की। पता नहीं वो उस्ताद बाबर आजम को कब मिलना है जो इनको ठीक रास्ता दिखाए, क्योंकि आप कर सकते हो, आप बाकियों से बेहतर हो। आई विश कि किसी ने ड्रेसिंग रूम में उस दिन खड़े होकर बात की हो। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं किसी ने ये बात की है कि नहीं, लेकिन ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर ये बात होनी चाहिए थी कि टेल एंडर्स कैसे सामने आ गए। आपने कोशिश क्यों नहीं की? आप डॉट डॉट बॉलें खेलते रहे हो। उसके बाद आप देखें सलमान अली आगा पहली इनिंग्स में 38 की एवरेज, ठीक है, और दूसरी इनिंग्स में 31.6 की एवरेज, जो कि डिसेंट है, बस ठीक है, शान की तरह। जितनी जिम्मेदारी बाबर की थी उतनी ही जिम्मेदारी आगा की भी थी, क्योंकि आगा का ना बेसिकली होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि सलमान अली आगा को ना बहुत ज्यादा होला हाथ रखा जाता है, सलमान अली आगा को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। ये आपकी भूल है। आपने T20 वर्ल्ड कप में ना फिर ज्यादा गौर से मुझे सुना नहीं है, क्योंकि वहां कप्तान था आगा। सलमान अली आगा की कप्तानी की गलतियों पे जितना मैंने उनको क्रिटिसाइज किया था, मेरा नहीं ख्याल किसी ने किया होगा। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है कि वो मेरी एक लाइन वायरल हो गई थी कि 21 वाला मैच चाहिए आगा जी। आपको लगता है कि मेरा एक सॉफ्ट कॉर्नर है सलमान अली आगा को लेके। हाँ, लाइव में जब सलमान अली आगा सामने आते हैं, लाइव की एक एनर्जी अलग है। लाइव में मैं माहौल रखता हूं थोड़ा सा लाइट। आप 8 घंटे बैठ के सीरियस मुंह बना के, दूसरी पुप्पी वर्गा मुंह बना के टेस्ट मैच नहीं देखना चाहते, आपको चाहिए थोड़ी सी एंटरटेनमेंट। तो मैं आपके साथ हंसी मजाक करता रहता हूं। सलमान अली आगा आता है, मैं आपके साथ थोड़ा शुगर लगा लेता हूं आगा जी कह के, ताकि हम टेस्ट क्रिकेट में अपना इंटरेस्ट बना सकें। यही वजह, और कोई वजह नहीं है। वरना सलमान अली आगा को मैंने क्रिटिसाइज किया है, मैं क्यों नहीं करूंगा यार। मैं किसी प्लेयर के साथ सगा नहीं हूं भाई, ये आपकी भूल है। अगर आपको लगता है कि मैं किसी प्लेयर पे हुला हाथ रखता हूं, ये आपकी गलत फहमी है भाई। सलमान अली आगा का कोई कंपैरिजन बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान के साथ बन ही नहीं सकता, क्योंकि आगा तो ये अभी टीम में आया है, 2 ढाई 3 4 साल हुए हैं। ये बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इनका सैंपल साइज बहुत बड़ा है। आप ये तवक्को ना करें कि अजान ओवैस, सलमान अली आगा, कल को साइम अयूब टीम में आ जाता है, अब्दुल्ला शफीक आ जाता है। इन सब को ना आप बाबर, रिजवान, इमाम, जो सीनियर कंपेनर्स हैं, शान, इनके साथ नहीं जोड़ सकते। वो डिफरेंट कैटेगरी है, ये डिफरेंट कैटेगरी है। मैं मानता हूं कि क्रिकेट 11 खिलाड़ियों की गेम है, लेकिन भाई जो सीनियर होता है उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है। आप मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं मानेंगे तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है क्रिकेट। तो सलमान अली आगा भी कर सकते हैं, लेकिन क्या मैंने उस टाइम वीडियो में ये नहीं कहा कि सलमान अली आगा आप भी उस लिस्ट में शामिल होते जा रहे हैं जो बड़े मैच के प्लेयर नहीं है? क्या मैंने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया? डेफिनेटली किया, लेकिन आप लोगों के सामने वो क्लिप्स नहीं आते। मैं खुद बड़ा हैरान होता हूं, मैं यहां लाइव बैठा होता हूं, अगर दरमियान में लंच ब्रेक आई है, टी ब्रेक आई है, मैं अगर रील्स पे चला गया हूं, तो 8 घंटे के अंदर जो 4 बातें मैंने बाबर के बारे में कही होती हैं, वो हर जगह टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे मुझे दिखती हैं। लेकिन वो 8 घंटे में जो 90% बाकी प्लेयर्स की बातें हैं, वो आपको नहीं दिखाई जाती। आपको वही सेल किया जाता है जो आप खरीदना चाहते हैं, और उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भाई। आपके सामने एक ऐसा इंप्रेशन बनता है कि फुरकान भट्टी सिर्फ बाबर की बात करता है, आपको दिखाया ही वही जाता है। मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरी तो एक आदत बनी हुई है, मैं जब पाकिस्तान की टीम के ऊपर बात करता हूं, मैच रिजल्ट वाले दिन स्पेशली, मैं तो पूरे मैच को ब्रेक डाउन करता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं पूरी वीडियो में बाबर की बात करूं? बाकियों की बात भी होती है, लेकिन ऑब्वियसली जो सबसे सीनियर होता है, जो कप्तान है, उसकी बात तो होगी। अब आप, आई एम श्योर बाबर आजम के फैंस अभी भी कह रहे होंगे कि नहीं, बाबर की बात क्यों करनी है? सबसे पहले भाई वो कप्तान है। कप्तान को ये राइट दिया गया है क्रिकेट में कि जब आप कोई ट्रॉफी जीतते हैं, सबसे पहले आपका हाथ पड़ता है। जब आप वर्ल्ड कप जीतते हैं, जो कि अल्लाह करे पाकिस्तान कभी जीते, हालात लगते तो नहीं है किसी भी फॉर्मेट में, जब आप कभी वर्ल्ड कप जीतेंगे, आपका कप्तान जाएगा रिसीव करने ट्रॉफी। उसकी तस्वीर लगेगी ये पीछे वॉल पे, उसकी तस्वीर लगेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में, उसकी तस्वीर लगेगी हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। तो कप्तान को अगर इतने अख्तियारात दिए गए हैं, इतना वो प्रिविलेज है, तो फिर रगड़ा भी उसको ही लगाया जाएगा। एनीवेज, उसके बाद आप मोहम्मद रिजवान को देखें, पहली इनिंग्स में 49 की एवरेज, दूसरी इनिंग्स में 26.9, हम 27 की मान के चलते हैं। अगेन एवरेज है, आगा और शान की तरह कोई बहुत ज्यादा अच्छी एवरेज नहीं है ये। लेकिन एक चीज आप क्लियर देखें कि दूसरी इनिंग्स में ऐसे ही पाकिस्तानी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।